हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू दी बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे हमारे जून 2023 के अंदर आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की। अब हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं आपके टेट एग्जाम के लिए। तो राइट, अभी जो है रिसेंटली आपका येस्टरडे को रिजल्ट आया है आपका एचपी टेट का, जो कि आपका कंडक्ट करवाया गया था 17 नवंबर 2024 को। जिन स्टूडेंट्स का टेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका किस किस का एग्जाम जो है इट इज ऑलरेडी क्वालिफाइड। बिकॉज जिनका भी टेट क्वालिफाई हो चुका है दे आर एलिजिबल फॉर टीजीटी पीजीटी एंड ऑल। ठीक है, वो अब फर्दर एग्जाम्स की तैयारी डेफिनेटली कीजिएगा। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो जून 2025 के अंदर अपना एग्जाम देने वाले हैं आपका मेडिकल स्ट्रीम के लिए यानी बायोलॉजी के लिए। तो जब हम मेडिकल की बात करते हैं वहां पर आपका जो बायोलॉजी है वो मेजर सब्जेक्ट है, और आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अब ये जो आपके पीवाईक्यूज है ये आपका हेल्प करेंगे एनालिसिस में और कुछ ऐसे टॉपिक्स में जो आपको लगता है कि टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आते, तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वो आपके सारे के सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स भी क्लियर हो सकते हैं। राइट, सो आज हम शुरू करेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से आया है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आंसर्स मुझे आए हैं उन लर्नर्स के नाम मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले किए हैं, दैट इज योर रेखा एंड सुरुचि पुंडीर। ठीक है, गुड जॉब एवरीवन। So I want everybody to answer or comment in the comment box so that we can display more and more names on the screen. अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर आर। पहला ऑप्शन है एंड्रोशियम एंड गार्निशियम, देन सेपल्स एंड कार्पल्स, सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स एंड गार्निशियम। तो पहले आप क्वेश्चन को समझो, दैट इज नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अगर मैं बात करूं कौन से टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन आया है, तो वो आया है आपका ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर। आपके फ्लावर का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आया है और यहां पर पूछा है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो नॉन असेंशियल है। तो हमारा जो फ्लावर है उसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर असेंशियल पार्ट, मतलब कि वो ऐसा पार्ट जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। दूसरी तरफ है आपका नॉन असेंशियल पार्ट, कि अगर ये प्रेजेंट ना भी हो तो भी आपके फ्लावर के अंदर इतना ज्यादा इंपैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। तो जो असेंशियल है उसके अंदर आते हैं आपके मेल और फीमेल पार्ट्स, क्योंकि मेल फीमेल से ही आगे जाकर आपका फ्लावर जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर नॉन असेंशियल है जो ज्यादा जरूरी है भी नहीं, जैसे उसके अंदर हम बात करते हैं आपकी किसकी, कैलिक्स एंड करोला की। तो कैलिक्स एंड करोला जो है दे आर दी नॉन असेंशियल पार्ट। तो कहां पर मेंशन है आपका कैलिक्स एंड करोला? कैलिक्स को कहा जाता है सेपल्स और कोरोला को कहा जाता है पेटल्स। तो सेपल्स का जो फंक्शन है, रोल है, वो प्रोटेक्शन का है, और पेटल्स का काम होता है आपका पॉलिनेशन। दे बेसिकली अट्रैक्ट दी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो सेपल्स और पेटल्स जिसके अंदर है दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स। एंड्रोशियम इज बेसिकली रिगार्डेड फॉर द मेल पार्ट एंड गायनेशियम इज बेसिकली फॉर द फीमेल पार्ट। तो वो दोनों के दोनों पार्ट्स क्या है आपके, असेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन। आपके जियोकार्पिक फ्रूट्स किसके अंदर बनते हैं? अब पहले क्वेश्चन को समझना है उसके बाद आंसर करना है। जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी आपकी सॉइल के अंदर जो आपके फ्रूट्स अब मिच्योर होते हैं या फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं जियोकार्पिक फ्रूट्स। तो ये फ्रूट्स आपके कहां पर बनते हैं, किसके अंदर आपका जो फ्रूट है वो जियोकार्पिक है? कौन सा ऑप्शन है, अनियन, कैरेट, ग्राउंड नट या फिर वाटरमेलन? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज योर ग्राउंड नट, दैट इज द करेक्ट वन। ये आपका कैसा है, दैट इज बेसिकली मेच्योरिंग इनसाइड द सॉइल, और इट इज ट्रू आपका ग्राउंड नट के लिए। वाटरमेलन सरफेस पे है, अबव द सरफेस। अनियन जो है वो बल्ब है, फ्रूट नहीं है। कैरेट रूट है, फ्रूट नहीं है। इस हिसाब से आपका अनियन जो है वो कैंसल आउट हो जाता है और आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो बचता है, दैट इज योर ग्राउंड नट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ। सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं? तो ट्रांसपिरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर को कौन रेगुलेट करता है? तो ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट से देयर इज योर लॉस ऑफ वाटर? पेरेन्काइमा सेल्स, गार्ड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, राइट, एंड नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी या फिर डी?
अब अगर आप पेरेन्काइमा सेल्स की बात करते हैं, सो बेसिकली फॉर द टिश्यूज, है ना, टिश्यूज के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यूज की हम बात करते हैं। एपिथेलियल सेल्स आर बेसिकली इनटू द एनिमल सेल्स, जो कि वहां पर भी टिश्यूज का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। गार्ड सेल्स आपके स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए है। अगर आपको ये याद रहे कि स्टोमेटा के लिए जो आपके स्टोमेटा, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन, तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। दैट द करेक्ट वन इज योर बी, दैट इज गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे या फ्लैसिड होंगे, इन दोनों चीजों पर बेस होता है आपका स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट। तो आप मुझे बताएंगे कि दोनों केसेस के अंदर कमेंट करके आप बताएंगे कि जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं तब स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है, या फ्लैसिड होते तब क्या होता है। ओपन कौन से केस में होता और क्लोज कौन से केस में, दो ही चीजें होती है, या तो स्टोमेटा ओपन करेगा या स्टोमेटा क्लोज करेगा। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द स्टोमेटल मूवमेंट। तो आपको बताना है ओपन और क्लोज कहां से होता है। आप इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर करेंगे इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो ये मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करूंगी। एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम अमंग द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करना है। पहले तो ये बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आया कहां से है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, इट्स अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम, तो ये जो आपको क्वेश्चन आया है वो है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ शूट सिस्टम या शूट मॉडिफिकेशन। तो जब हम रूट शूट सिस्टम पढ़ते हैं तो उसकी मॉडिफिकेशन पे आपको ज्यादा सवाल आते हैं एज कंपेयर टू दी जनरल स्टेम सिस्टम, राइट। तो अब अगर आप रूट सिस्टम शूट सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ मॉडिफिकेशंस को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अब बताना है आपको स्टेम जो कि एडिबल है, और वो भी स्टेम कैसी है, अंडरग्राउंड है, यानी अंडर दी सोइल। ऐसी कोई स्टेम जो, वैसे तो देखो मिट्टी के अंदर क्या ग्रो करती है, रूट, लेकिन स्टेम भी ग्रो करती है। तो कौन सी स्टेम है, यानी स्टेम अपने आप को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेम है विच इज एडिबल, या एडिबल का मतलब होता है जिसे आप एज अ फूड खा सकते हैं, है ना, एज अ फूड अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, एंड दैट स्टेम शुड बी अंडरग्राउंड इन नेचर। तो पहला है पोटैटो, फिर है आपका ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, या फिर कैरेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर पोटैटो। ठीक है, तो वो क्या है, आपका स्टेम है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम का जो आलू है दैट इज योर अंडरग्राउंड स्टेम विच इज ट्यूबरस इन नेचर, और आइज को कहा जाता है लेटरल बड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल को एक ही टर्म दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, यानी उसकी लोकेशन जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल हायर प्लांट्स के अंदर किसके थ्रू होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, यहां पर आप पढ़ते हो टिश्यूज, है ना। टिश्यूज में हमने पढ़ा है मेनली जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो वाटर के लिए है, और फ्लोएम होता है आपका फूड के लिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन में फूड फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपके जो फ्लावर है वो कट हो जाता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, राइट। और आपका ट्रेकीज भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जाइलम के अंदर वाटर सप्लाई करता है आपका ट्रेकीज। अब फूड है तो यानी जाइलम पोर्शन जाता है, और सिर्फ क्या बचता है, फ्लोएम बचता है। अब हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, तो या तो कंपेनियन सेल उसका आंसर होगा या सीव एलिमेंट्स होगा। अब क्योंकि हायर प्लांट्स हैं तो आपके जो कंपेनियन सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज योर डी। तो आपका जो डी आंसर है दैट इज सीव एलिमेंट्स, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं अलोंग विद द कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स हमेशा आपको सीव एलिमेंट्स के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे, अकेले कभी काम नहीं करते। इसलिए आंसर जो है दैट इज डी, सीव एलिमेंट्स। इस तरीके से आप चार ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को जो है वो चूज कर सकते हैं। Next, the idea that plants need essential minerals was first proposed by। तो इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। प्लांट्स के लिए मिनरल्स असेंशियल है, सबसे पहली बार ये बात किसने कही थी, एरिस्टोटल, सिम्पसन, स्टाउट, या फिर हायर। इसमें से कौन सा साइंटिस्ट है। तो ये क्वेश्चन जनरली आपको डिस्कवरी पे आया है और क्वेश्चन आया आपको साइंटिस्ट से। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप कोई टॉपिक करते हैं, जैसे आपने कोई सेल किया, सेल ऑर्गेनल्स है, जब भी आप नया टॉपिक स्टार्ट करें उसके साथ उसका साइंटिस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि साइंटिस्ट पे भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, स्टाउट। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन इतना बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप इसको 6th 7th की क्लास की एनसीईआरटी में भी देखेंगे, वहां भी आपको ये बायोलॉजी का क्वेश्चन मिल जाएगा।
स्टेम कहां से डेवलप होता है? तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द स्टेम सिस्टम और शूट सिस्टम। अब दो चीजें होती हैं आपकी सॉइल के अंदर, दो ही चीजें होती हैं जब हमारा प्लांट जो है वो ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉइल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये सॉइल है। और अगर यहाँ प्लांट ग्रो करता है तो यहाँ क्या बनता है? सॉइल के अंदर होती है आपकी रूट और ऊपर होती है आपकी शूट सिस्टम। दो ही चीजें पढ़ते हैं आप। तो ये स्टेम जो है, अब एक सीड है वो जर्मिनेट करेगा ऐसे। तो जो नीचे वाला पार्ट है दैट विल बिकम दी, एक रूट बनाएगा और एक शूट बनाएगा। तो आपका जो सीड है, रूट स्टार्ट होता है फ्रॉम आर, है ना, आर इज रूट, आर से ही आपका रेडिकल पार्ट बनता है। रेडिकल के अलावा दो चीजें होती है जर्मिनेटिंग सीड के अंदर, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक है आपका रेडिकल पार्ट जो कि रूट बनाता है, और दूसरा है प्लूमूल जो सीड बनाता है। तो यहाँ पूछा है स्टेम किससे डेवलप होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, प्लूमूल, क्योंकि आर इज रूट एंड आर इज योर रेडिकल पार्ट। अब रही बात आपकी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर बोलते हैं तो मीजोकार्प जो है वो आपका एडिबल पार्ट बनाता है फूड का, और कॉटिलिडन आगे जाकर आपके लीव्स बनाते हैं। और मुझसे पूछा स्टेम किससे बनाते हैं, सो आंसर इज योर डी, दैट इज प्लूमूल। इस तरीके से आप अपने आंसर को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर वाली लेयर सेल्स की, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बताती है इन इट सेल इज कॉल्ड एज। कौन सी लेयर होती है जिसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको मिलते हैं? पहले तो ये देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलते किसके अंदर है, आपके मोनोकॉट्स डाइकॉट्स किसके अंदर है, ये आप मुझे बताएंगे। कौन से प्लांट्स के अंदर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलेगी, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स या बोथ ऑफ देम? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। प्लस दूसरा क्वेश्चन, ऑब्वियसली आपको इंटरनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है, तो कौन सी लेयर के अंदर आपको मिलेंगे प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ए बी सी या फिर डी? अब जो आपके ऑप्शंस है वो है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल या एक्सोडर्मिस। तो एपिडर्मिस आउटर लेयर है, एपी का मतलब ही आउटर लेयर होता है, डर्मा मीन्स लेयर, एपी मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनर, इंटरनल, अंदर वाली, डर्मिस अगेन इज द लेयर। पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी सर्कुलर मैनर में आपके वास्कुलर बंडल्स एंड ऑल प्रेजेंट होते हैं उसको हम पेरिसाइकल कहते हैं। एक्सो का मतलब भी, और आगे डर्मिस है, डर्मिस लेयर, डर्मा मीन्स लेयर होता है, और एक्सो मीन्स आउटसाइड। एक्सो, एपी, एक्सटर्नल, इनका सबका मतलब बाहर का ही होता है, यानी कि आउटर की बात करें। तो यहां पर बोल रहे हैं इनर मोस्ट। अब अगर इनर मोस्ट बोल रहा है तो आउटर वाले तो सारे रिजेक्ट हो गए, एपी भी गया, एक्सो भी गया। अब बचता है दो ही ऑप्शंस, या तो एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल। किसके अंदर मिलेगा आपको आपके कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? आंसर इज बी, दैट इज एंडोडर्मिस, क्योंकि लेयर पूछी है ना, तो पेरिसाइकल लेयर नहीं है। फिर क्या बचा आपके पास? आपका करेक्ट आंसर बचा, दैट इज आपका एंडोडर्मिस। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आया है, यानी अगर आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं भी रिकॉल हो रहा है, तब भी आप इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज, कैल्विन साइकिल जो आपकी C3 साइकिल है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? RUBP, PgAl, PGA या फिर ग्लूकोज। तो दिस इज द साइकिल जो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए होती है, डार्क रिएक्शन के अंदर है। उसका पहला प्रोडक्ट क्या होता है, लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर किसको कहते हैं, ये आपको हर एक साइकिल के अंदर अपने एग्जाम के लिए करना है। अगर आप पैटर्न जो है वो अगर आप लिख रहे हैं कहीं पर, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जून का पेपर जो कि 2023 के अंदर हुआ था। हम दिसंबर 2023 का डिस्कस कर चुके हैं, है ना, क्योंकि हम बैक चले हैं। और हमने जो है आपका जून 2024 का भी डिस्कस कर लिया है और दिसंबर 2024 का भी डिस्कस कर लिया है, राइट। अब देखो, अगर आप पैटर्न को देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस के अंदर, सारे पेपर्स के अंदर, अगर आप अपने क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है तो कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कैल्विन साइकिल, कभी उसका फर्स्ट प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। दिसंबर 2024 के अंदर पूछा गया था पहला प्रोडक्ट क्या है C3 साइकिल का, और यहां पर पूछा गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। तो क्या डिफरेंस है? टॉपिक तो सेम ही रहा, बस एंड, फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, और किसी किसी में प्राइमरी एक्सेप्टर भी पूछ सकते हैं। तो इस बार जो जून का पेपर होगा 2025 का, हो सकता है आपसे इस बार पूछा जाए कि इसमें से कैल्विन साइकिल C3 साइकिल के अंदर प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, ठीक है, कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। एंड में ग्लूकोज ही बनता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वाज गिवन बाय।
तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर सबसे पहले तो आया कहां से है, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका टॉपिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट की प्रेजेंस में, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में जब भी किसी चीज की फॉर्मेशन होती है तब हम उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और अगर कोई लाइट की प्रेजेंस में चीजें हो रही तो सिर्फ लाइट जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। अगर एक प्लांट को खाना बनाना है तो उसको पानी भी जरूरी है, सॉइल भी जरूरी है, मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज। एनवायरमेंट भी तो मैटर करता है, किस एनवायरमेंट में है। विंटर सीजन की क्रॉप्स अलग होती है, समर सीजन की क्रॉप्स अलग होती है, क्योंकि टेम्परेचर मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पूछा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब पहले तो अगर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ही नहीं पता तो फिर फोटोसिंथेसिस से है नहीं है वो बहुत दूर की बात है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी भी एक प्रोसेस के लिए 3 से 4 चीजें असेंशियल है ना, 3 से 4 चीजें जो है बहुत जरूरी है। और जो जरूरी चीजें होती है अगर इसमें से कोई भी एक जरूरत की चीज कम क्वांटिटी में हो तो वो सारे के सारे प्रोसेस को इंपैक्ट कर देती है। यानी कि जैसे मान लेते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है। फिर दूसरी चीज क्या जरूरी है? लाइट भी जरूरी है। और क्या जरूरी है? और इसके अंदर स्ट्रक्चर जो प्लांट का वो इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली मैटर करता है कौन से एरिया के अंदर है। दो चीजें ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं, ठीक है, और एक टेम्परेचर ले लेते हैं। ये कुछ चीज है जो इंपॉर्टेंट है। अब मान लो इन तीनों में से अगर ये तीनों के तीनों जरूरी है, अगर ये तीन होंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगी, तो मतलब ये कैसे है? एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। अब मान लो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो क्या हमारी फोटोसिंथेसिस उतनी होगी? बिल्कुल भी नहीं। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। एक फैक्टर जो लिमिट में प्रेजेंट है वो आपके पूरे के पूरे प्रोसेस को इंपैक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। जितना वो आप चाहते हैं कि उतनी आपकी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो तो वो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वही लिमिट में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आगे प्रोसेस भी कैसा होगा? लिमिटेड ही होगा। तो ये आपका किसने बताया इसके बारे में? कैल्विन ने, ब्लैकमैन ने, प्रिस्टले ने, या नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी, दैट इज ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन आपके लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज क्रेन्ज टाइप एनाटॉमी इज अ फीचर ऑफ। अब आपको पूछा है क्वेश्चन में कि क्रेन्ज एनाटॉमी किसका फीचर है, मतलब किसके अंदर दिखती है आपको क्रेन्ज एनाटॉमी? C3, कैम, C4 या फिर ऑल ऑफ द अबव? अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें भी क्रैम रटेंगे कि ये इसका है, ये इसका है, ऑब्वियसली सबको याद भी रहता है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्रेन्ज एनाटॉमी बोलते किसको है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेन्ज एनाटॉमी, आप कभी भी इस चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाएंगे। तो आपको पहले मुझे ये बताना है कि क्रेन्ज एनाटॉमी कहते किसको। यू ऑल्सो हैव टू कमेंट द आंसर, क्रेन्ज एनाटॉमी किसको कहते हैं। देयर इज अ सिचुएशन, एक मैं आपको हिंट दे रही हूँ, एक सिचुएशन है जिसे प्लांट्स के अंदर क्रेन्ज एनाटॉमी कहा जाता है। और वो सिचुएशन मिलती है आपको किसके अंदर? देखो कैम प्लांट्स जो होते हैं ना, दे आर दी आपके सक्यूलेंट प्लांट्स के अंदर मिलता है। ये सक्यूलेंट प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और ये होते भी डेजर्ट एरिया के अंदर है। पहला ऑल ऑफ द अबव तो आपको पता ही, ऑल ऑफ द मतलब सारे के सारे। C4 प्लांट से हैचरैक पाथवे। C4 C3 का क्या मतलब होता है? C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन ऐसे प्लांट्स जिनमें जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, जब भी फोटोसिंथेसिस बनती है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन वाला बनता है, इसके अंदर 4 कार्बन वाला बनता है। इसलिए जिसके अंदर 3 कार्बन का बनता है उसे C3, C मींस कार्बन, 3 कार्बन, C4 मतलब 4 कार्बन। तो किसके अंदर बनेगी आपकी क्रेन्ज एनाटॉमी? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर C, C4 प्लांट्स। इसको हम हैच एंड स्लैक पाथवेज भी कहते हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है व्हाट इज क्रेन्ज एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन इज जनरली रिलीज्ड एट। तो आपका जो पोलन है वो कौन सी स्टेज पे रिलीज होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर? एंजियोस्पर्म्स के अंदर कई बार लिखा होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा हो और एंजियोस्पर्म्स एक ही मतलब होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहां पर पूछा है पोलन जो है वो जनरली रिलीज होता है कौन से स्टेज में? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल या मेल गैमेट फॉर्मेशन स्टेज? तो ये क्वेश्चन आया है आपका डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, या आप इसे कहते हो डेवलपमेंट ऑफ या मेल गैमेटोफाइट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन क्या है? मेल गैमीट है, गैमेटोफाइट है, जो आगे जाकर क्या करेगा आपका फर्टिलाइजेशन करेगा। तो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और पूछा है कौन से स्टेज पे?
तो आप बताइए कि कौन से स्टेज पे आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, कितने सेल स्टेज होती है वो, आपको यहीं से आंसर भी इसका पता चल जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल स्टेज पे आपको पोलन्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और फिर इसके बाद वो पॉलिनेशन करने के लिए रेडी होते हैं। दे आर बेसिकली रेडी और डेवलप्ड फॉर दी पॉलिनेशन। इसके बाद वो पॉलिनेशन करेंगे। अब पॉलिनेशन क्या है? जिस भी टर्म के पीछे मैक्सिमम एशन लगा होता है, जैसे ATION, कुछ भी हो सकता है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, है ना, और आपका और भी हो सकता है जैसे फॉर्मेशन, तो वो सब क्या है? एशन इज अ प्रोसेस। एशन का मतलब ही प्रोसेस है, ठीक है? तो मतलब वो क्या है? किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई प्रोसेस है। पॉलिनेशन का मतलब है देयर इज योर द प्रोसेस जहां पर आपके पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। जब वो फीमेल की तरफ मूव करके जाते हैं पोलन्स, उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका पॉलिनेशन। और फिर उस पॉलिनेशन के बाद होती है प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन। देन देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये 2 सेल स्टेज में होगा, आगे जाके सिंगैमिया ट्रिपल फ्यूजन होगा। Which of the following fruit is produced by parthenocarpy? अब पार्थेनोकार्पी क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे आपको पता ही है दैट इट इज अ फर्टिलाइजेशन विदाउट व्हाट, है ना, किसके बिना फर्टिलाइजेशन होती है उसे। और फ्रूट जो है वो कौन सा है जिसके अंदर आपको पार्थेनोकार्पी मिलेगी? ब्रिंजल, एप्पल, बनाना, जैकफ्रूट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे को भी पता होता है, इतना बेसिक क्वेश्चन है ये। Which of the following fruit is called as or produced by the parthenocarpy? ये आप किसी 8th 9th स्टूडेंट से भी पूछेंगे, वो भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा। दैट इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बनाना। ठीक है, ओके। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC के अंदर फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है? साइटोक्रोम, FADH, NADH, ऑक्सीजन। तो अब फिर से देखो यहाँ पर साइटोक्रोम B6 जो है वो ATP बनाने के काम आता है। FADH, NADH ATP के काम आता है। आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड में जाकर आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, स्टेमन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एंड्रोएशियम, फिलामेंट, एंथर या गायनेशियम। यहां से स्टार्ट करते हैं। गायनेशियम इज बेसिकली फॉर द फीमेल वन। मुझसे क्वेश्चन में पूछा है मेल, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब आता है एंथर, फिलामेंट। एंथर और एंथर अलग है जहां पर पोलन्स मिलते हैं, राइट। एंथर क्या है? जहां पर आपके पोलन्स जो है वो मेच्योर होते हैं। फिलामेंट क्या है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे आपका मेल पार्ट अटैच होता है, यानी दोनों के दोनों पार्ट हैं किसके? स्टेमन के। स्टेमन को मेल पार्ट कहा जाता है, बट कलेक्टिवली उसे कहा जाता है एंड्रोएशियम। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंड्रोएशियम। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिक रैंक। तो टेक्सोनॉमिक रैंक मतलब जिसमें हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, और बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन के लिए मतलब अगर मैं किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रही हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या होनी चाहिए? स्पीशीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर। अब आप देखोगे ना तो क्रोनोलॉजी उल्टी बनाई गई है, ये सबसे टॉप है, उससे नीचे, उससे नीचे, सबसे नीचे। तो जो सबसे नीचे होगा वही तो बेसिक होगा, दैट इज ए, स्पीशीज वन। जो एक चीज है, स्पीशीज से आगे जीनस बना है, ठीक है, आगे से फिर आपके क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर फाइलम, फिर आपके डिवीजन, उसके बाद किंगडम। तो ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड एज द क्रोनोलॉजी और हायरार्की ऑफ योर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट पोरस सॉइल अमंग द फॉलोइंग। सबसे कम पोर्स जिस सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन सी होती है? पीट, लोम, क्ले या फिर नन ऑफ द अबव। तो पीट सॉइल आपको पता है, प्लांट से भी आप इसे बना सकते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो भी आप मुझे बता सकते हो। पीट बॉग मॉस बनती है, इसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी सबसे ज्यादा होती है। आंसर इज योर सी, that is your clay. Lichens are good bioindicators. This question has been repeated for so many times that कि ये आपका 3 से 4 बार तो आ ही गया पेपर के अंदर। लाइकन्स बेसिकली है क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे लाइकन्स होते हैं, दे आर द एसोसिएशन फॉर्म। लाइकन्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद एल्गी। फंगस और एल्गी जब मिलकर काम करते हैं, उस एसोसिएशन को हम लाइकन्स कहते हैं। अब ये लाइकन्स अच्छे इंडिकेटर्स, बायो का मतलब होता है लिविंग और इंडिकेटर का मतलब होता है कि जो आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा, आपको कहीं ना कहीं हिंट देगा किसी चीज का। तो ये किस चीज का हिंट देता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, सॉइल पोल्यूशन का, वाटर एंड एयर पोल्यूशन का, या नन ऑफ द अबव। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही टिपिकल और इसका आंसर की के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या है, ये क्वेश्चन स्क्रैप भी हो सकता है। कैसे? नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा पहली बात। लाइकन्स बेसिकली आपको पानी के आसपास ना व्हाइट कलर के ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। अगर वो प्योर व्हाइट है तो पानी जो है वो कैसा है? दैट इज पोर्टेबल, मतलब पीने लायक है।
अगर वो थोड़ा सा भी येलो है इसका मतलब वाटर जो है वो पोल्यूटेड है, तो वाटर पॉल्यूशन के लिए होता है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, वाटर के साथ एयर पॉल्यूशन ऐड किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा आपका दिया गया है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो वाटर और एयर पोल्यूशन भी तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर ही आते हैं। तो इस हिसाब से ए और सी तो दोनों के दोनों आंसर्स होने चाहिए इसके। अब कमीशन ने जो आपका इसका आंसर किया है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। क्योंकि आपका जो मुझे ऐसे लगता है कि कमीशन ने किस हिसाब से वाटर एयर किया है, एनवायरमेंटल क्यों है, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर नॉइज भी आता है, एनवायरमेंट के अंदर सॉइल भी आती है, तो वो सारे के तो इंडिकेटर्स अलाइकन्स कभी भी नहीं होते, दे आर वेरी मच स्पेसिफिक फॉर दी आपके वाटर एंड दी एयर पोल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। इसका जो अदर नेम है वो साइनोबैक्टीरिया है, जो कि यूनिसेलर इन नेचर है एंड ऑफ कोर्स इट कंटेन्स द क्लोरोफिल। और अगर किसी के अंदर क्लोरोफिल है तो वो कैसे है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, यानी कि वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। स्टिल अगर इस हिसाब से देखूं तो फिर तो ये प्लांट्स के अंदर आने चाहिए, पर प्लांट्स वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ब्रायोफाइट्स है। बट ब्रायोफाइट्स आपके कैसे होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, उसमें नहीं होता है। फंजाई अगर तो दे आर फंगस, सो दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर, नहीं होगा। अब बचे दो चीजें, एक प्रोटिस्टा और एक प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो पानी में रहते हैं, दे आर एक्वाटिक, नहीं, इसका आंसर है प्रोकैरियोट्स, दैट इज योर बैक्टीरिया। तो आपका साइनोबैक्टीरिया है, इसलिए इसे बैक्टीरिया के अंदर प्लेस किया जाता है। अब इसे क्यों किया जाता है, जबकि ये प्लांट है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इस हिसाब से तो ये प्लांट होना चाहिए। अब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसे प्लांट्स में क्यों नहीं किया, ये बैक्टीरिया में क्यों डाला गया, क्योंकि इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा कैसा है, आपका बैक्टीरिया की तरह है। और अगर आपको बैक्टीरिया के जनरल फीचर्स पता हो तो बैक्टीरिया के अंदर आपके क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो उनको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। एंड दिस साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर हिट्रोसिस्ट स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट, स्पेशल स्ट्रक्चर्स और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम कहते हैं नोस्टॉक एंड एनाबेना। ये दो एग्जांपल्स हैं जो आपके इसके हैं, साइनोबैक्टीरिया के हैं। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइनोबैक्टीरिया, जो कि बिल्कुल ज्यादा सारी कंप्लीट भी नहीं है, हाफ है। Which of the following statement is false about fungi? अब फंगस, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है किंगडम फंजाई से, फंगस किंगडम से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है, आपको उसका आंसर बताना है। और फॉल्स है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि वो यूकैरियोटिक इन नेचर है। तो फंगस जो है ना वो यूकैरियोटिक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी याद कीजिए, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक सारे के सारे किंगडम्स आपके यूकैरियोटिक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक का मतलब है उनका न्यूट्रिशन जो है वो दूसरों पे, फंगस हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगी अपने खाने के लिए, बिल्कुल सही है। दे पोजेसेस अ प्योर सेलुलोजिक सेल वॉल, क्या उनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है? सेलुलोजिक सेल वॉल हमें मिलती है प्लांट्स के अंदर। फंगस के अंदर जो सेल वॉल होती है इट इज काइटेनस इन नेचर और इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो एक वर्ड की वजह से पूरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेलुलोज से नहीं बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। और नन ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं होगा फिर। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, बिकॉज प्लांट्स जो है ना वो सारी पूरी लाइफ जब तक वो एग्जिस्ट करता है वो ग्रो ही करता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वास्कुलर कैम्बियम है, जाइलम फ्लोएम है, क्योंकि ट्रैकीड्स है। अब दो ऑप्शन में तो कंडक्टिंग टिश्यूज है। ये मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? यंग और इमेच्योर। वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए है, जाइलम फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के लिए है, ट्रैकीड ट्रांसपोर्ट के लिए। जब आप सारे ऑप्शंस को ऐसे क्लासिफाई कर देंगे, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, उसमें पूछा है प्लांट ग्रो। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ ग्रोथ पूछी है, तो ग्रो करता है क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेम प्रेजेंट है, यंग है, इमेच्योर है, डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए आंसर ये है। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है गर्थ इंप्रूव होती है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन है, प्लांट्स के अंदर है, बट गैस की फॉर्म में होता है। और ये क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हो रहा है आपके पेपर में, आंसर इज योर इथाइलिन। और हो सकता है इस बार रेस्पिरेशन पे है तब भी आंसर इथाइलिन ही होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोटोनीमा स्टेज इज फाउंड इन, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आप मुझे बताएंगे प्रोटोनीमा स्टेज आपको कहां पर मिलती है? ग्रीन एल्गी, लिवरवर्ट्स, फर्न्स या मॉसेस? अब ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। पहले ऑप्शंस को बताइए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स।
किसके अंदर ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद उनके फीचर्स को देखिए। और आप जनरली भी बता सकते हैं प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो एक आपकी मीडिएट या फिर इंटरमीडिएट स्टेज होती है जो प्लांट्स के अंदर बनती है। और अगर आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे सबके सब प्लांट क्लासिफिकेशन के हैं, तो सारे एग्जाम्पल प्लांट्स के हैं। फर्दर प्लांट्स के आपकी क्लासिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर बतानी है कि वो कौन सी क्लासिफिकेशन है। जैसे ये ग्रीन एल्गी है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ग्रीन एल्गी जो है वो थैलोफाइटा है, लीवरवर्ट्स जो है वो आपके क्या है, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स जो है वो टेरिडोफाइट्स, और मॉसिस क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मॉसिस किसके अंदर क्लासिफाइड है, वैसे मॉसिस और लिवरवर्ट्स एक ही के अंदर आते हैं आपके। अब वो जिम्नोस्पर्म्स है, ब्रायोफाइट्स है, क्या है, वहां से आपको पता चलेगा कि प्रोटोनिमा स्टेज किसके अंदर बनती है, राइट। सो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और फिर जिनका आंसर सही होगा उनका नाम मैं कल के सेशन के अंदर आई विल डिस्प्ले देम ऑन दी स्क्रीन, सो यू हैव टू कमेंट द आंसर। I hope that more and more answers or the more comments will be displayed on the screen as well as under the video. So I hope कि आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ये जितनी भी आपको पीडीएफ्स मिल रही है, पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, इनका आपको पीडीएफ सेशन और पीडीएफ की फॉर्म में आपको सारे का सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑन दी टेलीग्राम चैनल। इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको क्वेरी है रिलेटेड टू द कोर्सेज, यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द नंबर गिवन अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप रीडिंग, बाय।